Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कंपोजिशन स्कीम है क्या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। राइट, अब ये कंपोजिशन स्कीम है क्या? सर, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो छोटे सप्लायर्स हैं उनके लिए ऑप्शन रखा कि भाई देख, तेरी मर्जी है, तू चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले ले और चाहे तू नॉर्मल स्कीम ले ले। अब सर, ये कंपोजिशन स्कीम में क्या है? कंपोजिशन स्कीम जो है इसमें दो फायदे हैं। एक, इसमें जो कंप्लायंसेस हैं वो बहुत कम हैं, और दूसरा जो फायदा है, जो टैक्स रेट है वो लोअर रेट से एप्लीकेबल होता है। मतलब कि जो छोटे सप्लायर्स हैं उन्हें जो बड़े स्केल में ऑपरेट करते हैं उनसे कंपीट करने का मौका दिया गया है कि बाबू ऐसा है कि तुम अगर कंपोजिशन स्कीम ले लेते हो तो तुम्हारे ऊपर कंप्लायंसेस कम है। कंप्लायंसेस कैसी सर? सर, कंप्लायंसेस ऐसे कम है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको जो रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, वो मंथली फाइल करनी होती है। लेकिन जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है, इसको कहते हैं कि भाई तू अपनी रिटर्न ना एनुअली फाइल कर, मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं है, तू एनुअली रिटर्न फाइल कर। साथ के साथ तू बस एक काम ये करना कि हमें क्वार्टरली अपना एक स्टेटमेंट फाइल कर देना कि तेरा कितना आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है। बात समझ में आया? तो सर, नॉर्मली आप क्या करते हो, हर महीने जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई करते हो उसका रिटर्न आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो मंथली रिटर्न्स के फॉर्म में। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले लेते हो तो आपका जो रिटर्न है वो साल में एक बार जाएगा। ये कंपोजिशन स्कीम लेने का फायदा है। और आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होगा साल में 4 बारी। क्लियर? दूसरा, इनको ऑप्शन दिया है कि सर आप क्या करो, आप लोअर रेट से टैक्सेस दो। कौन कौन से लोअर रेट है? सर, गवर्नमेंट ने 2 रेट प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। 5% से लगता है या तो 1% से लगता है। राइट, 5% से एप्लीकेबल होता है या तो 1% से एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी 5% से, और अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर या फिर रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या फिर ट्रेडर हैं, तो आपको जीएसटी 1% से देना पड़ेगा। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली हमारे पास जो रेट्स हैं वो कौन कौन से रेट्स हैं? सर, नॉर्मली हमारे पास जो जीएसटी के रेट्स हैं वो है 5%, 12%, 18% और 28%। तो आपका प्रोडक्ट 5, 12, 18, 28 कहीं पर भी फॉल करता हो, आपका प्रोडक्ट 5, 12, 18, 28 कहीं पर भी फॉल करता हो, लेकिन अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो गवर्नमेंट आपसे लोअर रेट पे टैक्स लेगी 1% से। ठीक है ना? अब सर, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? बच्चे, गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है मार्केट का वो बड़े स्केल में ऑपरेट करता है, और लार्ज स्केल में ऑपरेट करने से उसकी कॉस्ट जो होती है वो कम आती है और उसके प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, तो वो कंप्लायंस कॉस्ट बियर कर सकता है। लेकिन जो मार्केट में छोटा प्लेयर होता है उसकी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है या जो स्केल ऑफ डीलिंग होती है वो छोटी होती है, जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आने के कारण उसके प्रॉफिट्स कम आते हैं, तो उसके पास कंप्लायंसेस को बियर करने के लिए कम पैसा होगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ये इनका जो टर्नओवर है साल भर का, सपोज कर लीजिए 50 लाख रुपीस का है, और एक मिस्टर वाई है, इनका जो टर्नओवर है साल भर का वो है 5 करोड़ रुपए। राइट, और दोनों किस में डील करते हैं? सर, दोनों क्लोथ के बिजनेस में डील करते हैं। दोनों का सेम बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है। मिस्टर एक्स का साल भर का टर्नओवर 50 लाख रुपीस है और मिस्टर वाई का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपीस है।
राइट। अब इनका जो कॉस्ट आता है या जो एक्सपेंसेस आते हैं, सपोज कर लीजिए 45 लाख आते हैं, तो इनके पास प्रॉफिट्स कितने बचते हैं? इनके पास प्रॉफिट्स बचते हैं सिर्फ 5 लाख रुपए, और इनकी जो कॉस्ट आती है वो सपोज कर लीजिए 4 करोड़ रुपीस आती है, और इनके पास 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचता है। अब अगर आप जीएसटी की कंप्लायंसेस देखें तो जीएसटी की कंप्लायंसेस क्या कहती है? सर, जीएसटी की कंप्लायंसेस हमें कह रही हैं कि आपको रिटर्न्स भरनी है, आपको डिटेल्ड अकाउंटिंग्स करनी है। अब ऐसा करने के लिए आपके पास अकाउंटेंट होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मिस्टर एक्स की अगर मैं बात करूं, उनका बिजनेस छोटा है, और अगर वो एक अकाउंटेंट हायर करते हैं, और इनका ये जो अकाउंटेंट है मान लीजिए गिरी हालत में 10,000 रुपए महीना लेता है, तो साल भर का 1,20,000 रुपए इनका अकाउंटेंट के पास खर्च हो जाएगा। साथ के साथ ये किसी सीए के पास या किसी सीएस के पास या फिर किसी एडवोकेट के पास जाते हैं अपना जीएसटीआर फाइल कराने के लिए। जीएसटीआर क्या है? जीएसटी रिटर्न फाइल कराने के लिए। और मैं कहता हूं गिरी हालत में अगर ये सीए, सीएस या एडवोकेट मिनिमम 1,000 रुपीज भी चार्ज कर ले पर रिटर्न, तो साल का 12,000 रुपए इसका हो गया। गिरी हालत में मैं बात कर रहा हूं, मतलब खर्चा टोटल कितना बढ़ गया? सर, टोटल खर्चा 1,32,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। ये 1,32,000 रुपए किसने इंक्रीज कर दिए? सर, जीएसटी कंप्लायंसेस ने इंक्रीज कर दिए। और ऐसा होने से मिस्टर एक्स का जो प्रॉफिट है सर, वो पहले 5 लाख का आता था, अब वो 1,32,000 रुपए से कम हो जाएगा। यानी कि सर इनके पास प्रॉफिट बचेगा 3,68,000 रुपीज का। बात समझ में आई? सीधे सीधे अगर आप देखो तो 30% अप्रोक्सीमेटली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर, ये अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉफिट का 30% कंप्लायंसेस में चला जाएगा। छोटा आदमी तो साहब मर जाएगा, राइट। अब यहीं पे अगर मैं मिस्टर वाई की बात करूं, मिस्टर वाई के पास 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और अगर वो 2, 4, 6 अकाउंटेंट भी रख लेता है तो उसके प्रॉफिट में बहुत ज्यादा चोट नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके पास मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि जो छोटे सप्लायर्स हैं इनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि इनको भी अपना गुजारा करना है, इसे भी अपना घर चलाना है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली कंपोजिशन स्कीम बनाया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इन्हें ऑप्शन दिया कि बाबू आप अगर कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आपको हम 2 फायदे मोटे मोटे देंगे। एक, आपकी जो कंप्लायंसेस हैं वो कम हो जाएंगी, और दूसरा, आपके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो भी लोअर रेट से एप्लीकेबल होगा। 2 रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है, एक 5% प्रिस्क्राइब्ड है और एक 1% प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर आप रेस्टोरेंट में सप्लाई करते हैं, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो उस केस में 5% आपका जीएसटी रेट लगेगा कंपोजिशन स्कीम में। और अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं या फिर ट्रेडर हैं और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो 1% एप्लीकेबल होगा। इनिशियली ये सब मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, अभी मेन चैप्टर भी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं करा है। इनिशियली क्या होता था बच्चे? इनिशियली कंपोजिशन स्कीम जब आई सेक्शन 10 के अंदर, तो इसमें लिखा हुआ था कि ये कंपोजिशन स्कीम जो है वो अवेलेबल होगी उन सप्लायर्स को जो गुड्स में डील करते हैं और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर आप गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइड करते हो
ये मैं इनिशियली बात कर रहा हूं, जब इनिशियली आया था। अदर सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसकी वजह से बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जैसे कुछ सप्लायर ऐसे होते थे जो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी देते थे। तो अगर आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहे हो तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम तभी मिलेगी जब ये सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस होगी। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई सर्विस देते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, ये क्या करते हैं सर, ये लैपटॉप्स में डील करते हैं, साथ के साथ ये अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली मिस्टर एक्स को मना कर दिया गया था कि मिस्टर एक्स आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर पे नहीं आती है। मतलब ऐसे लोग जो गुड्स और सर्विसेज एक साथ देते हैं, ऐसे लोगों को कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा हुआ था। तो मिस्टर एक्स जो है वो रोने लगे कि भैया ये तो मेरा साइड बिजनेस है, मेरा मेन बिजनेस जो है वो तो लैपटॉप का है। शाम को मैं फ्री होता हूं तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सिखा देता हूं, तो यहां से मेरी साइड अर्निंग हो जाती है। तो इसकी वजह से आप मुझे कंपोजिशन स्कीम क्यों डिनाई कर रहे हो? गवर्नमेंट को मिस्टर एक्स की बात समझ में आई कि जो छोटी सर्विसेज दे रहे हैं, साइड में थोड़ा बहुत सर्विसेज का काम कर रहे हैं, इन्हें भी हमें कंपोजिशन स्कीम देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर तुम गुड्स के सप्लायर हो और अगर तुम विद इन स्पेसिफाइड लिमिट अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो तुम्हें हम कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। इनिशियली क्या बोला गया था कि अगर तुम सर्विसेज देते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन मिस्टर एक्स जैसे जो सप्लायर्स हैं, जो साइड में सर्विसेज सप्लाई करते हैं, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम्हारा गुड्स का मेन बिजनेस है और तुम साथ में छोटा बहुत सर्विसेज का भी काम करते हो तो ठीक है करो, लेकिन वो सर्विसेज विद इन दी स्पेसिफाइड लिमिट होनी चाहिए। अगर तुम विद इन दी स्पेसिफाइड लिमिट सर्विसेज दोगे तो हम तुम्हें कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। अब ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या थी सर? ये स्पेसिफाइड लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स करी 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर ₹5 लाख, इन दोनों में जो भी हायर है। 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो था मान लीजिए 70 लाख रुपए, तो करंट ईयर में ये कोचिंग सर्विस कितनी दे सकते हैं? करंट ईयर में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की कितनी सर्विस देकर कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं? 70 लाख का 10% या फिर 5 लाख रुपए, इन दोनों में जो भी हायर है। तो अगर आप हायर निकालोगे तो हायर आपके पास निकल के आएगा 7 लाख रुपीस। तो मिस्टर एक्स चाहे तो लैपटॉप बिजनेस के साथ साथ 7 लाख रुपए तक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। जैसे ही उनकी सर्विसेज 7 लाख एक्सीड करेंगी, गवर्नमेंट उनसे कंपोजिशन स्कीम छीन लेगी। देखिए, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मैंने अभी तक एक भी अक्षर पढ़ाना शुरू नहीं किया। हल्का बहुत अगर कोई डाउट आ रहा है तो अभी जब प्रोविजन रीड करेंगे तो उसके साथ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कॉन्सेप्ट बस ओवर होने वाला है। राइट, तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने ये समझा कि जो कंपोजिशन स्कीम है वो किसको दी जाती है? सर कंपोजिशन स्कीम जो है वो स्मॉल सप्लायर्स को दी जाती है। इनको ऑप्शन दिया जाता है, थोपी नहीं जाती है, मैंडेटरी नहीं होती है। ऑप्शन दिया जाता है कि तुम चाहो तो कंपोजिशन स्कीम लो, चाहो तो नॉर्मल स्कीम लो। अगर तुम कंपोजिशन स्कीम लोगे तो फायदे ये हैं कि तुम्हारे ऊपर कंप्लायंसेस कम है और तुम्हें टैक्स लोअर रेट से देना पड़ेगा। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं कंपोजिशन स्कीम लेने के, अभी वो देख लेते हैं।
राइट अब अगर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि क्यों कंपोजिशन स्कीम लाना जरूरी था, क्योंकि सर कंप्लायंस कॉस्ट का छोटे सप्लायर के ऊपर बिना बात का बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता था और छोटा सप्लायर फिर मार्केट में सरवाइव ना कर पाता। इसके लिए हमने क्या किया, कंप्लायंस कॉस्ट को इसके लिए हमने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। राइट इसके बाद मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो कंपोजिशन स्कीम आई थी वो केवल और केवल गुड्स के सप्लायर के लिए आई थी या फिर उन सप्लायर्स के लिए आई थी जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई सर्विस देते हैं तो कंपोजिशन स्कीम आपके पास अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जो लोग मेन गुड्स का सप्लाई करते हैं और साइड में छोटा बहुत सर्विसेज का काम भी करते हैं, ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट अगर सर्विसेज देते हो तो हम तुम्हें कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। अब ये लिमिट गवर्नमेंट ने कितनी डिसाइड करी, लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड करी 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो भी तुम्हारा टर्नओवर था उसका 10% या तो रुपए 5 लाख रुपए, इन दोनों में जो भी हायर है। तो तुम करंट ईयर में जब तुम कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो तुम गुड्स के साथ इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। राइट अब जरा हम प्रोविजंस को रीड करते हैं तो अब आप बातों को रिलेट कर पाओगे, आप बातों को समझ पाओगे, तो आपको कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर होगा। The composition levy is an alternative method of levy of tax designed for small taxpayers whose turnover is up to the prescribed limit. Small taxpayers with an aggregate turnover in a preceding financial year up to ₹1.5 crore shall be eligible for the composition levy. However, threshold limit is ₹75 lakh in respect of 8 specified category states, namely Nagaland, Uttarakhand, Sikkim, Tripura, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। इन 8 स्टेट्स के लिए आपकी जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो 75 लाख है, अदरवाइज 1.5 करोड़ है। तो किसको स्मॉल सप्लायर बोलती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहती है वो व्यक्ति स्मॉल सप्लायर है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है 1.50 CR। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है तो आप स्मॉल सप्लायर हैं और आप एलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। और अगर आप नोटिफाइड स्पेसिफाइड 8 स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो इस 1.5 CR को रिड्यूस कर दिया है 75 लाख। ये 75 लाख किसके लिए है? फॉर स्पेसिफाइड स्टेट्स। और ये 1.5 करोड़ किसके लिए है? अदर स्टेट्स के लिए। तो नॉर्मली सभी स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है, लेकिन स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए आपके पास जो लिमिट चल रही है वो लिमिट है आपकी 75। अब ये स्पेसिफाइड स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सर जो नागालैंड है ये स्पेसिफाइड स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपकी स्पेसिफाइड स्टेट है, उत्तराखंड जो है ये आपकी स्पेसिफाइड स्टेट है, त्रिपुरा जो है ये आपकी स्पेसिफाइड स्टेट है, सिक्किम जो है ये आपकी स्पेसिफाइड स्टेट है, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। ये 8 स्टेट्स को क्या बोला गया है? स्पेसिफाइड स्टेट्स बोला गया है। आगे क्या बोलता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर, ताकि सिंप्लिसिटी लाई जा सके और कंप्लायंस कॉस्ट को कम किया जा सके। दिस वाज द मेन मोटिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द कंपोजिशन स्कीम। The composition scheme is available to the supplier of goods and restaurant services. तो ये goods और restaurant services के लिए ही available है। However, as per second proviso to section 10 subsection 1, composition supplier are permitted to supply other services up to 10% of the turnover in the state or the union territory in the preceding financial year और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। तो अगर आप गुड्स के साथ साथ अदर सर्विसेज देना चाहते हैं
तो ये लिमिट सेट करी है, इस लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, अदर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर? अब जरा ध्यान से मेरी बातें को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए, देखिए मान लीजिए लास्ट ईयर 2018-19 में आपका टर्नओवर जो था वो था से ₹1.20 करोड़, राइट। और आप रजिस्टर्ड कहां थे, आप रजिस्टर्ड थे महाराष्ट्र में। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2019-20 में आप एलिजिबल हैं फॉर कंपोजिशन स्कीम। एलिजिबल का मतलब यह है कि आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम लेना ही लेना है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो, अगर आप कंपोजिशन स्कीम अवेल करते हो तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड, और ये कौन सी सर्विसेज है, अदर देन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो दे ही सकते हो, रेस्टोरेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्टोरेंट की सर्विस तो आप दे ही सकते हो। अदर देन रेस्टोरेंट भी आप सर्विस दे सकते हो, कितनी, 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, that is 10% of 1,20 lakhs, that is 12 lakhs, or rupees 5 lakh, whichever is higher. That is rupees 12 lakh। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आप सर्विसेज दे सकते हो कितने रुपए तक की, 12 लाख रुपए तक की। अब इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है, जो नोटिस करने वाली है, वो है इन द स्टेट। आपको जो ये टर्नओवर देखना है वो इन द स्टेट देखना है। इसका मतलब क्या है सर, मतलब देखो अभी समझ में आएगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनके पास 2 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है। इनके पास पंजाब में रजिस्ट्रेशन है जहां पर इनका टर्नओवर 60 लाख रुपए का था, और ये महाराष्ट्र में भी रजिस्टर है जहां पर इनका टर्नओवर 70 लाख रुपीस का था। इनके पास 60 लाख रुपए का टर्नओवर पंजाब में था, 70 लाख रुपए का टर्नओवर जो है इनका महाराष्ट्र में था। टोटल टर्नओवर अगर आप निकालो तो टोटल टर्नओवर निकल के आ रहा है 1.30 CR। ये टर्नओवर कौन से ईयर का है सर, ये टर्नओवर 2018-19 का है। दैट मींस कि 2019-20 में मिस्टर एक्स जो है वो एलिजिबल है फॉर कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबल है फॉर कंपोजिशन स्कीम। और अगर ये एलिजिबल है तो ये कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, आपको यह बताना है कितनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। सर पंजाब के लिए अलग लिमिट निकालनी पड़ेगी और महाराष्ट्र के लिए आपको अलग लिमिट निकालनी पड़ेगी। पंजाब के लिए 10% ऑफ टर्नओवर इन पंजाब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, that is 10% of 60 lakh, that is 6 lakh और rupees 5 lakh, which ever is higher। तो हायर कितना आया सर, हायर आया हमारे पास 6 लाख। यानी कि पंजाब में ये कितनी सर्विसेज दे सकता है सर, पंजाब में ये 6 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकता है।
और महाराष्ट्र में कितनी सर्विस दे पाएगा? सर महाराष्ट्र के लिए 10% ऑफ टर्नओवर इन महाराष्ट्र पिक किया जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 18-19 का। दैट इज 10% ऑफ 70 लाख, दैट इज 7 लाख और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। और हायर क्या आ रहा है सर? सर हायर आ रहा है 7 लाख। तो महाराष्ट्र में ये कितनी सर्विसेज दे पाएगा? 7 लाख रुपए की। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट चेक करनी पड़ेगी। एक और स्टेट मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐड कर दूं, एक स्टेट में और ऐड कर दूं, मेरा दिल कह रहा है। मान लीजिए ये गोवा में भी रजिस्टर्ड है और गोवा में इनका जो टर्नओवर है वो है 10 लाख। गोवा में जो इनका टर्नओवर है वो है 10 लाख, यानी कि टोटल टर्नओवर जो है इनका वो हो गया 1.40 CR। अब ये गोवा में कितनी सर्विसेज दे पाएंगे? गोवा में ये कितनी सर्विसेज दे पाएंगे? 10% ऑफ टर्नओवर इन गोवा फाइनेंशियल ईयर 18-19, दैट इज 10% ऑफ 10 लाख, दैट इज 1 लाख और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, दैट इज 5 लाख। तो सर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मिस्टर एक्स जो है वो गोवा में 5 लाख रुपए की सर्विस दे सकते हैं, पंजाब में 6 लाख रुपए की सर्विस दे सकते हैं और महाराष्ट्र में 7 लाख रुपए की सर्विस दे सकते हैं, अलोंग विद गुड्स विच दे आर सप्लाइंग। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात मेरी क्लियर हुई होगी कि आप गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा और सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन लिमिट के अंदर। गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन जो बाकी सर्विसेज है उसे आपको लिमिट के अंदर रखना है। ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे मान लीजिए मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 18-19 का जो टर्नओवर था वो था मान लीजिए 70 लाख रुपए, और 19-20 में मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली। 19-20 में मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली। अब सर दिमाग में सवाल ये आ रहा है, क्या 19-20 पूरे साल भर मेरे पास कंपोजिशन स्कीम रहेगी? क्या 19-20 में पूरे साल भर मेरे पास कंपोजिशन स्कीम रहेगी? 18-19 में मैं स्मॉल टैक्स पेयर था, 18-19 में मैं स्मॉल सप्लायर था, मेरा टर्नओवर मात्र 70 लाख रुपए था। गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि तू स्मॉल सप्लायर है, मैं तुझे ऑप्शन देती हूं कि तू चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले ले। मैंने कंपोजिशन स्कीम ले ली। अब 19-20 में क्या पूरे साल मैं कंपोजिशन स्कीम में रहूंगा? क्या मैं पूरे साल कंपोजिशन स्कीम में रहूंगा? मेरा आंसर है नो। मेरे पास कंपोजिशन स्कीम तब तक रहेगी जब तक मेरा टर्नओवर करंट ईयर में 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं कर जाता। मान लीजिए 19-20 में 31 दिसंबर तक आपका जो टर्नओवर था, मैं थोड़ा सा इसको साफ सुथरा बढ़िया कर देता हूं। मान लेते हैं 19-20 में मेरा 31 अक्टूबर तक जो टर्नओवर था वो 1.50 CR हो गया। भगवान की, माता जी की इतनी कृपा हुई मेरे धंधे पे कि इसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी, और अगले साल 19-20 में 31 अक्टूबर तक मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गया। अब 1 नवंबर को सुबह मैंने बिल काटा, 1 नवंबर को सुबह मैंने बिल काटा और वो इनवॉइस मैंने इशू किया ₹10 लाख का। और जैसे ही मैंने 10 लाख का इनवॉइस इशू किया, अब मेरा जो टर्नओवर है वो कितना हो गया? सर आपका टर्नओवर 1.60 CR हो गया। गवर्नमेंट कहेगी हे भराणी, हे टैक्स पेयर, अब तू छोटा टैक्स पेयर नहीं रहा, तू तो 1.50 CR के आगे निकल गया। हमने ये कंपोजिशन स्कीम किसके लिए बनाई थी? छोटे टैक्स पेयर के लिए बनाई थी। तू तो अब छोटा रहा ही नहीं बच्चे, तेरा तो टर्नओवर 1.60 CR हो गया। और जिस दिन
जिस दिन, रिमाइंड यू, जिस दिन 1/11 को आपका टर्नओवर 1.60 CR हुआ, मतलब कि 1.5 करोड़ एक्सीड हुआ, उस दिन तुम कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां पहुंच जाओगे? नॉर्मल स्कीम में पहुंच जाओगे। मतलब तुम्हारी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी ऑन 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो यानी कि 31 अक्टूबर तक तुम्हारा जो टर्नओवर था वो लोअर रेट से टैक्सेबल होता रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 नवंबर को तुमने 10 लाख का बिल काटा, इस 10 लाख पे अब नॉर्मल रेट लगेगा, इस पे अब 1% नहीं लगेगा। इस 10 लाख पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? सर, इस 10 लाख पे अब नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? अभी तक मैंने आपको क्या ज्ञान दिया? अभी तक मैंने आपको यह ज्ञान दिया कि सर, छोटा टैक्स पेयर वो होता है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, नॉर्मली सभी स्टेट्स के अंदर। और स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर छोटा टैक्स पेयर वो होता है जिसका टर्नओवर 75 लाख एक्सीड नहीं होता। तो जिसका टर्नओवर विद इन दी स्पेसिफाइड लिमिट है, गवर्नमेंट उसको एलिजिबल बना देती है कंपोजिशन स्कीम के लिए, कि आप चाहो तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो विद इन दी सर्टेन लिमिट, और वो लिमिट जो है वो स्टेट वाइज चेक करी जाती है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस के लिए चेक नहीं करी जाती है। अब अगर आप पिछले साल छोटे टैक्स पेयर थे और आपने करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम लिया, तो सर पूरे साल आपके ऊपर कंपोजिशन स्कीम रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके ऊपर कंपोजिशन स्कीम तब तक लगेगी जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं हो जाता। वंस योर टर्नओवर एक्सीड्स 1.5 CR, आप कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे, और आपके ऊपर जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे वो नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होंगे। राइट? आई थिंक मैं पिछले 20-25 मिनट से बोल रहा हूं। अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपसे करी, जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपसे करी, इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। इतनी बातों में अगर आपको कोई डाउट है मेरे से तो पूछिए। अब हम ये समझते हैं कि सर ये जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर है या फिर ये जो 75 लाख रुपीस का टर्नओवर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। While computing the threshold limit of 1.5 CR, inclusions and exclusions from the aggregate turnover are as follows. क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाएंगी? Value of all outward supplies that are taxable, that are exempt, that are export, interstate supplies of a person having the same PAN be computed on all India basis. एक्सक्लूजन्स में क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच द टैक्स इज पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, टैक्सेस अंडर द जीएसटी दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस। सर ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कहीं पड़ी पड़ी लग रही है हमको। बच्चे ये बिल्कुल सेम है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पढ़ी थी। जो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग था, वही एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए है। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि भाई ये जो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा ये ऑल इंडिया बेसिस पे किया जाएगा। इस टर्नओवर का जो कैलकुलेशन होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। और हम क्या क्या लेंगे? सर जो तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई है, जो तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई है उसे हम कंसीडर करेंगे। अब ये आउटवर्ड सप्लाई चाहे एफसीएम में आता हो, सॉरी, ये आउटवर्ड सप्लाई चाहे टैक्सेबल हो, ये आउटवर्ड सप्लाई चाहे टैक्सेबल हो, टैक्सेबल चाहे एफसीएम में हो चाहे आरसीएम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम लेंगे। जो तुम्हारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं उसे भी हम लेंगे, जो तुमने एक्सपोर्ट किया है वो भी हम लेंगे, और जो तुमने इंटरस्टेट सप्लाई किया है टू डिस्टिंक्ट पर्सन, जो इंटरस्टेट तुमने सप्लाई किया है टू डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन ध्यान है ना, वो व्यक्ति जो सेम पैन से रजिस्टर होते हैं उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। तो अपनी ही किसी ब्रांच को अगर तुमने सप्लाई किया है दूसरे स्टेट में तो वो भी तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी। तो सर ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी। क्या चीजें एक्सक्लूड करी जाएंगी? क्या चीजें एक्सक्लूड करी जाएंगी? अगर कोई इनवर्ड सप्लाई है जिसपे आरसीएम में टैक्स लगता है,
अगर कोई इनवर्ट सप्लाई है जिसपे तुम आरसीएम में टैक्स दे रहे हो, वो नहीं लेंगे। अब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त बताया था कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, सप्लाई। इनवर्ट का मतलब क्या होता है? परचेस। तो परचेस कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती है। टर्नओवर में क्या आती है? टर्नओवर में सेल आती है। इनवर्ड जो होगी वो परचेस को रिप्रेजेंट करेगी और परचेस कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। ये केवल एक एक्सप्लेनेशन है, कह सकते हो, कि जो लॉ मेकर ने आपको दिया कि भले इनवर्ट सप्लाई में तुम टैक्स पे कर रहे हो अंडर आरसीएम, भले इनवर्ट सप्लाई में तुम टैक्स पे कर रहे हो अंडर आरसीएम, इसे टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। और टर्नओवर में क्या क्या नहीं लेंगे? सर, जो टैक्सेस है अंडर जीएसटी उन्हें अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि सर सीजीएसटी नहीं लेंगे, एसजीएसटी नहीं लेंगे, यूटीजीएसटी नहीं लेंगे, आईजीएसटी नहीं लेंगे, और अगर कंपनसेशन सेस है तो वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, और जो जो इंक्लूड होंगी वो आपके लेफ्ट साइड पे है। बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर ये कहता है, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, फिर ये कहता है the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the eligibility for the composition scheme under the second proviso to section 10(1). Thus, while computing the value of service other than restaurant services as referred to in second proviso to section 10(1), interest on loan, deposit, advances will not be taken into account. अच्छा, in computing the aggregate turnover in order to determine the eligibility for the composition scheme। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर जब आप ये एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना, जब आप ये वाला एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना, तो इसके अंदर एक्सक्लूड कर देना। इसके अंदर एक्सक्लूड कर देना किसको? सर इसके अंदर एक्सक्लूड कर देना टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस। टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस। अब ये एग्जेम्प्ट सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट होता है, जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट होता है, तो इसे आपको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेना है। यहां पर उसने क्या बोला? यहां पर इसने बोला कि आपको सभी एग्जेम्प्ट टर्नओवर लेने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिपॉजिट्स, लोन और एडवांसेस देकर जो इंटरेस्ट आया है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसे नहीं लेना। बात समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एग्जांपल मिस्टर एक्स है, ये आपको डिटेल्स दे रहे हैं ऑफिस टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19। इनका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, इनकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है ₹90 लाख की। इन्होंने एक्सपोर्ट करी हैं ₹20 लाख की। इनका एग्जेम्प्ट सप्लाई है इंक्लूडिंग ₹4 लाख by way of extending deposits, advances, loans जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट है ₹15 लाख। इंटरस्टेट सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन, ₹10 लाख। आपको बताना है, आपको बताना, अच्छा एक और ले लो, इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम।
आपको बताना है कि इनका टर्नओवर कितना है, क्या ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 में कि नहीं। तो आपको बेसिकली इनका एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सबसे पहले आप ये बताओ, क्या आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। सर बिल्कुल आएगा, ये 90 लाख आप एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाओ। एक्सपोर्ट्स भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनते हैं, सर इसे भी बनाओ। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो भी पार्ट बनते हैं, मतलब ये 15 लाख एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर इस एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो एग्जेम्प्ट सर्विस का टर्नओवर है जहां पर आपने लोन दे के इंटरेस्ट लिया था, तो वो जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ था वो नहीं लेना, वो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन में है। तो आपके पास 15 लाख आया है, 15 में से 4 लाख रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 में से 4 लाख रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंटरेस्ट के जो आपने लोन एडवांस देकर कमाए हैं। तो उसे अपने को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि हम ये 15 लाख नहीं लेंगे सर यहां पर अपन 15 लाख कंसीडर नहीं करेंगे, अपन यहां पर केवल 11 लाख कंसीडर करेंगे, राइट। तो सर ये 11 लाख लिया जाएगा। इसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई जो करी है डिस्टिंक्ट पर्सन को, सर ये भी आती है, ये लेंगे। और जो इनवर्ट सप्लाई हमने करी है अंडर द आरसीएम, ये एक्सक्लूजन में जाती है, सर ये नहीं लेंगे। मतलब कि अगर अब आप टोटल निकालें तो 90 + 20 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 31 लाख, सर सब मिला के आपका टर्नओवर जो आ रहा है वो 1.31 सीआर आ रहा है। 1.50 सीआर तक अगर आपका टर्नओवर होता है तो आप एलिजिबल होते हैं। तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे क्या, यस मिस्टर एक्स जो है वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, राइट। अब ये जो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट वाला सप्लाई है इसे और कहां कंसीडर नहीं करना है, जब ये वाला टर्नओवर लोगे, तो ये वाला जब टर्नओवर लोगे तो इस टर्नओवर में भी तुम एक्सक्लूड करोगे एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स, एडवांसेस, जिसका कंसीडरेशन कहां से आ रहा है, जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है। तो ऐसे टर्नओवर में इसे इंक्लूड नहीं करना है। दो जगह पर एक्सक्लूड करना है, दो जगह पर एक्सक्लूड करना है। एक, जब तुम सर्विसेज की लिमिट निकाल रहे होगे तब, और जब तुम एलिजिबिलिटी चेक कर रहे होगे तब। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, एलिजिबल पर्सन opting to pay tax under the composition scheme shall, instead of paying tax on every invoice at the specified rate, pay the tax at a prescribed percentage of his turnover every quarter। तो ये टैक्सेस कैसे पे करेगा, एवरी क्वार्टर। At the end of the quarter he would pay the tax without availing the benefit of ITC। Return is to be filed annually by the composition supplier। ये बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। जब मैंने आपको टैक्स पीरियड्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था टैक्स पीरियड दो तरीके के होते हैं, एक टैक्स पीरियड मंथली होता है और एक टैक्स पीरियड क्वार्टरली होता है। मंथली किसके लिए है सर, जो नॉर्मल स्कीम में है, और क्वार्टरली किसके लिए है, जो कंपोजिशन स्कीम में। तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आपको टैक्सेस जो है वो क्वार्टरली पे करने हैं। अप्रैल, मई, जून क्वार्टर की जाती है आपकी 18 जुलाई को, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर की जाती है 18 अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर की जाती है 18 जनवरी को, जैन, फेब और मार्च वाले क्वार्टर की पेमेंट जाती है आपकी 18 अप्रैल को। तो आपका क्वार्टर जब एंड होता है उसके अगले महीने की 18 तारीख को आपको ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देना होता है। तो आपको जो टैक्सेस पे करने हैं वो कैसे पे करने हैं, क्वार्टरली पे करने हैं। टैक्सेस जो हैं वो कैसे पे होंगे, टैक्सेस पे होंगे आपके क्वार्टरली, राइट। अभी तक जो बातें हमने करी उसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। अभी तक हमने जो बातें करी इनमें अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। अब रेट्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रेट्स क्या क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके ऊपर 0.5% CGST, 0.5% SGST
ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन द यूटी एप्लीकेबल होता है। पर्सन एंगेज्ड है रेस्टोरेंट सर्विसेज पे, इसके ऊपर 2.5% CGST और 2.5% SGST ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और इन द यूटी एप्लीकेबल होता है। एनी अदर सप्लायर है आप, एनी अदर सप्लायर है आप, तो 0.5% CGST, 0.5% SGST ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी। क्या बोला उसने? उसने कहा जो रेट्स हैं वो 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। रेट्स जो है वो 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। आप गुड्स के सप्लायर हो सकते हैं या फिर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो जो रेट एप्लीकेबल है वो है 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। ठीक है। और अगर आप गुड्स है, गुड्स के सप्लायर हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं गुड के, मैन्युफैक्चरर हैं गुड के, तो जो रेट एप्लीकेबल है वो है 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। और अगर आप गुड्स के ट्रेडर हैं, गुड्स के ट्रेडर हैं, तो जो रेट एप्लीकेबल है वो है 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन स्टेट। ध्यान से अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरर के लिए यूज किया टर्नओवर इन द स्टेट, रेस्टोरेंट के लिए बोला टर्नओवर इन द स्टेट, और जब ट्रेडर की बात आई तो बोला टैक्सेबल सप्लाई इन द स्टेट। ये क्या? और जो ये 1%, 1%, 5% लिखा हुआ है ये स्प्लिट हो जाएगा CGST और SGST में आधा आधा। तो 1% का मतलब 0.5 CGST, 0.5 SGST। है मिस्टर राम है, ये मैन्युफैक्चरर हैं गुड्स के, ये मैन्युफैक्चरर हैं गुड्स के, और सपोज करिए कि ये 2 गुड्स बनाते हैं, एक ये गुड 1 बनाते हैं और एक ये गुड 2 बनाते हैं। गुड 1 जो है वो टैक्सेबल है और गुड 2 जो है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। और ये हमारे जो मिस्टर राम है, इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है। ध्यान से समझना प्लीज मेरी बात को। इनका गुड 1 का जो टर्नओवर है वो है 60 लाख रुपए का, और गुड 2 का जो टर्नओवर है वो है 30 लाख रुपीस का। मतलब इनका जो टोटल टर्नओवर है, जो टर्नओवर है इनका स्टेट में, वो कितने रुपए का है? 90 लाख रुपीस का है। यानी कि गवर्नमेंट इनसे कहेगी मेरे भाई हम तेरे से जो GST लेंगे वो 90 लाख रुपीस पे लेंगे। मतलब अगर तू कंपोजिशन स्कीम लेगा तो तेरा जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर है ना, हम उसके ऊपर भी क्या कर देंगे? कंपोजिशन रेट लगा देंगे। तो 90 लाख का अगर आप 9% निकालोगे तो आएगा 90,000। अब इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो CGST आएगा 45,000 और SGST आएगा 45,000। राइट। लेकिन अगर मिस्टर राम ट्रेडर होते, मिस्टर राम मैन्युफैक्चरर ना होके अगर ट्रेडर होते और इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी होती, इनका गुड 1 टैक्सेबल होता, इनका गुड 2 एग्जेम्प्ट होता, टैक्सेबल का टर्नओवर 60 लाख होता, एग्जेम्प्ट का टर्नओवर 30 लाख होता, तो सर इस केस में इनका जो GST निकलता वो निकलता 60 लाख का 1%, यानी कि सर 60,000 रुपीस। और इसको अगर आप CGST और SGST में स्प्लिट करते हो तो CGST आता 30,000 और SGST आता 30,000। जलवा देख रहे हो? यहां जो वर्ड यूज किया है वो टर्नओवर इन स्टेट यूज किया है, और यहां जो वर्ड यूज किया है वो टैक्सेबल सप्लाई किया है। दैट मींस ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर कंपोजिशन रेट नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट के ऊपर कंपोजिशन रेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो तुम्हारा टर्नओवर जो है, तुम्हारा जो टर्नओवर है उस टर्नओवर के ऊपर अपन क्या कर देंगे? उस टर्नओवर के ऊपर अपन
जीएसटी लगा देंगे कंपोजिशन वाला। सेम यही फंडा रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अगर कोई दुविधा है इस पॉइंट पे तो पूछो, फिर मैं आपको कंडीशंस बताता हूं कि कंपोजिशन स्कीम अगर आप लोगे तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको कंप्लाई करनी है। बस ये आखिरी सांसें ले रहा है हमारा प्रोविजन, जल्दी ही खत्म होने वाली है बातें। कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। गवर्नमेंट कह रही है कि फायदे तो तुम देख रहे हो, फायदे तो तुम देख रहे हो, लेकिन वो फायदे उठाने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी और कुछ नुकसान भी है इस बात के। ठीक है, सबसे पहला, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी। तो अगर तुम कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो तुम उन गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। और आपको अच्छे से पता है जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगता है। सर जीएसटी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं लगता है। दैट मीन्स कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता हूं, तो मैं गुड्स में पेट्रोलियम का सप्लाई नहीं कर सकता हूं, अल्कोहलिक लिकर का सप्लाई नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इनका सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती है। राइट। अगला पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अफेक्टिंग द इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। क्या बात है, कह रहा है कि अगर तुमने कंपोजिशन स्कीम ली है, अगर तुमने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरस्टेट परचेस कर सकते हो। इंटरस्टेट परचेस में कोई रोक नहीं है, इंटरस्टेट परचेस करी जा सकती है, लेकिन आप इंटरस्टेट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई जिसको अपन बोलते हैं, कि आप आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट में नहीं कर सकते। तो अगर आप कानपुर के हो, मतलब कि आप यूपी के हो, तो आपको यूपी के बाहर आउटवर्ड सप्लाई करना मना है। आपको जो आउटवर्ड सप्लाई करनी है वो यूपी के अंदर ही करनी है। यूपी के बाहर अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। इनवर्ड सप्लाई तुम कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्ड सप्लाई आपकी यूपी से आए तो ठीक है, आउटसाइड यूपी आए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर आप यूपी में रजिस्टर्ड है और कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि बाबू यूपी के बाहर आप सप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या आता है जरा मैं आपको बताता हूं। मिस्टर एक्स है, इनके 3 ऑफिसेस हैं, एक महाराष्ट्र में है, एक यूपी में है और एक पंजाब में है। राइट। महाराष्ट्र का पिछले साल का टर्नओवर, लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है 60 लाख रुपए का, यहां 10 लाख रुपए का और यहां 30 लाख रुपए का। सब मिला के भैया का जो टर्नओवर आ रहा है वो 1 CR का आ रहा है मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ये कंपोजिशन स्कीम जो है वो आपके किसी बिजनेस को नहीं देती है। गवर्नमेंट ये कंपोजिशन स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन को देती है। मतलब कि ये कंपोजिशन स्कीम मिस्टर एक्स को मिली है। ये कंपोजिशन स्कीम किसको मिली है, मिस्टर एक्स को मिली है। और मिस्टर एक्स के जितने भी बिजनेसेस हैं या जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी स्टेट में, उन स्टेट्स में ये एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब सर ये महाराष्ट्र में भी कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे, यूपी में भी कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे और पंजाब में भी कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे। अब अगर ये महाराष्ट्र में कंपोजिशन स्कीम में है
तो ये महाराष्ट्र से सप्लाई जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां करेंगे? महाराष्ट्र में। यूपी से जो ये सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां करेंगे? यूपी में। और पंजाब से जो ये सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां करेंगे? पंजाब से। ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर तुमने महाराष्ट्र के बाहर सप्लाई कर दिया, महाराष्ट्र के होके महाराष्ट्र से बाहर सप्लाई कर दिया, तो तुम्हारी कंपोजिशन स्कीम ले ली जाएगी। यूपी में रह के यूपी से बाहर सप्लाई कर दिया, कंपोजिशन स्कीम चली जाएगी। पंजाब में रह के पंजाब से बाहर अगर आपने सप्लाई कर दिया, आपकी कंपोजिशन स्कीम छीन ली जाएगी। मतलब तुम अलग अलग स्टेट में रजिस्टर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर उस स्टेट में कंपोजिशन स्कीम लग जाएगी जिन स्टेट से तुम ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन यह लगेगा कि तुम उस स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि मिस्टर एक्स के दो बिजनेस हो, मिस्टर एक्स के दो बिजनेस हैं, इनकी फर्नीचर की शॉप है, कहां पर? महाराष्ट्र में, राइट। और इनका एक पेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, कहां पर? यूपी में। महाराष्ट्र में इनका टर्नओवर है 60 लाख रुपए, यूपी में इनका टर्नओवर है 70 लाख रुपए, टोटल टर्नओवर है इनका 1.30 करोड़। तो अब ये ऐसा नहीं कर सकते कि कंपोजिशन स्कीम केवल पेंट बिजनेस के लिए ले ले और फर्नीचर के लिए ना ले, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम मिस्टर एक्स को दी है तो ये कंपोजिशन स्कीम इनके पेंट वाले बिजनेस पे भी एप्लीकेबल होगी और इनके फर्नीचर वाले बिजनेस में भी एप्लीकेबल होगी। अब अगर कंपोजिशन स्कीम लग गई तो सर आप पेंट यूपी के बाहर नहीं बेच पाओगे, और अगर कंपोजिशन स्कीम लग गई तो आप फर्नीचर महाराष्ट्र के बाहर नहीं बेच पाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम फर्नीचर को महाराष्ट्र के बाहर लेके जाओगे तुमसे कंपोजिशन स्कीम छीन लिया जाएगा, जैसे ही तुम पेंट को यूपी के बाहर लेके जाओगे तुमसे कंपोजिशन स्कीम छीन लिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन लगती है कंपोजिशन स्कीम आने के बाद। रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग द सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट नहीं कर सकते। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स के पास लिस्ट डाउन होगे तो आप छोटे सप्लायर नहीं हो, आप तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे क्या करोगे? ऑर्डर्स एक्सेप्ट करोगे, राइट। तो भैया ऐसा है कि इस केस में हम तुम्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तुम ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि तुम इंटर स्टेट सप्लाई भी करोगे, और इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हो। तो बाबू अगर कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो काम अपने दम पे करो, ई कॉमर्स ऑपरेटर की मदद लेने की जरूरत नहीं है। दैट मींस कि अगर आप ई कॉमर्स में अपने आप को लिस्ट करवाते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम्हारा टर्नओवर 1.50 CR से कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ई कॉमर्स के पास रजिस्टर नहीं करते हो तो हम तुम्हें कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। अगला आता है कि अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो नोटिफाइड गुड्स के, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो नोटिफाइड गुड्स के, नोटिफाइड गुड्स कौन से हैं? वही वाले आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको और मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर। याद कर लो, अगर तुम इन 4 कैटेगरीज के मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है मेरे बच्चे वो मैन्युफैक्चरर पे लगाई गई है। दैट मींस तुम अगर ट्रेडर हो तो तुम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। तुम आइसक्रीम के ट्रेडर हो, पान मसाला के ट्रेडर हो, टोबैको के ट्रेडर हो, एरेटेड वाटर के ट्रेडर हो, तो तुम्हें कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। रिस्ट्रिक्शन हमने किसके ऊपर लगाई है सर? रिस्ट्रिक्शन हमने जो लगाई है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाई है, राइट। अगला आता है वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस अंडर द सेम पैन। ये बात मैंने आपको समझा दी कि अगर आप महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में 3 जगह पे रजिस्टर हो तो अगर मिस्टर एक्स कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेंगे तो वो इनके सभी ऑफिसेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, हर उस स्टेट में जहां पर ये रजिस्टर है। सिमिलरली अगर ये एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं तो हर उस बिजनेस पे भी कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या एक पर्टिकुलर स्टेट में कंपोजिशन स्कीम ले ले और बाकी बिजनेस और बाकी स्टेट के अंदर ये नॉर्मल स्कीम में ले रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मिलेगी तो सभी बिजनेसेस के लिए मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगला आता है शैल नॉट कलेक्ट दी टैक्स। जो कंपोजिशन स्कीम में है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको टैक्स का पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है। दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
taxable person opting the pay tax under the composition scheme is prohibited from collecting the tax on the outward supply. तुम जो माल बेचोगे उस पे जो 1% 5% लगना है वो आपको अपनी जेब से देना है, आप सामने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। तो जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी, जैसे मान लीजिए मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली, मिस्टर जे ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली, मेरा जो टर्नओवर है वो है मान लीजिए 70 लाख रुपए, तो 70 लाख पे 1% का टैक्स बनता है 70,000 रुपीज। मैं ये 70,000 रुपीज अपनी पॉकेट से दूंगा, ये मैं कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब है तो इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम में आपको इस 70,000 का बर्डन खुद ही बियर करना पड़ेगा। इसके बाद आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बिल ऑफ सप्लाई में आप ऊपर साफ शब्दों में लिखेंगे कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं जो एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। बात समझ में आया? बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस में फर्क क्या होता है? टैक्स इनवॉइस में अपन टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये वैल्यू है 1 लाख रुपए की, इस पे अपन ने जीएसटी कलेक्ट किया, मैंने इनवॉइस पे लिख दिया है कि मैंने 18% जीएसटी कलेक्ट किया है, तो ये क्या बन गई है? टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व है। और जो बिल ऑफ सप्लाई होती है, उस पे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उस पे सिर्फ क्या लिखी जाती है? वैल्यू। तो यहां पर जब आप नॉर्मल स्कीम में हैं तो आप अपने कस्टमर को टैक्स इनवॉइस देते हैं, आप उससे गुड्स का पैसा भी रिकवर करते हैं और आप उससे टैक्स का पैसा भी रिकवर करते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। और बिल ऑफ सप्लाई में केवल सप्लाई की वैल्यू कलेक्ट करी जाती है, टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है। और जब आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे तो वहां पर ऊपर साफ शब्दों में लिखेंगे कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है और आप एलिजिबल नहीं हो टैक्स का पैसा कलेक्ट करने के लिए। ये बातें आपको साफ तौर पे वहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगला डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो आपको कोई भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। अब मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक बार रिवाइज करा देता हूं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? सर, पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते। आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आप सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम जो है वो अवेलेबल नहीं है नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अब ये नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन है? आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला और एरेटेड वाटर्स। इसके बाद आपने कौन सा पॉइंट पढ़ा था कि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। क्या इशू करना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना पड़ेगा। एक पॉइंट और रहता है कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये एप्लीकेबल होती है ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में कंपोजिशन मिल जाए और बाकी स्टेट्स में आप नॉर्मल रहो, एक बिजनेस के लिए कंपोजिशन मिल जाए, बाकी के लिए आप
नॉर्मल रहो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं कि कंपोजिशन स्कीम जो है वो क्वा टैक्सेबल पर्सन है, क्वा टैक्सेबल पर्सन है, नॉट क्वा टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि ये टैक्सेबल पर्सन को दी जाती है, और जब टैक्सेबल पर्सन को हम कंपोजिशन स्कीम देते हैं तो उसके जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी स्टेट्स में हैं, हर उन जगह पे कंपोजिशन स्कीम लग जाती है, राइट। इसके बाद आता है एज पर रूल 3 a person applying for the registration may give option for the composition scheme in the part B of REG 01. Such intimation shall be considered only after the grant of registration to the applicant, and his option to pay tax under the composition levy shall be effective from the date from which the registration is effective. तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन सीक करते हैं, आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालेंगे तभी आपको एक कॉलम मिलेगा जहां पर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, वहां पर आप टिक कर दीजिए। कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट करनी है, ऐसा एक बॉक्स बना रहेगा, उस बॉक्स पे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि भैया हमें कंपोजिशन स्कीम चाहिए। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि जैसे ही तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा उसके बाद वो डेट तुम्हारे लिए इफेक्टिव डेट हो जाएगी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो जैसे आपको अगर रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया आपने से 10 जुलाई 2019 को, और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है से 20 जुलाई 2019 को, और आपने यहीं पे कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया था, तो आपका कंपोजिशन स्कीम का इफेक्टिव डेट, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम में कब आए हैं, उसका इफेक्टिव डेट जो होगा वो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है वो वाला दिन हो जाएगा। और अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन देनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल पे, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सेड ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। Option to pay tax under the section 10 shall be effective from the beginning of the next financial year, but such person shall also furnish a statement in ITC 03 for the reversal of tax credit within a period of 90 days from the date of commencement of the composition scheme. तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो आप कहां पर अप्लाई करेंगे? कॉमन पोर्टल पे। कब अप्लाई करेंगे? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कब? आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। आपको कंपोजिशन स्कीम दे दी जाएगी बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 18-19 में आपका टर्नओवर जो है वो दिख रहा है कि 1.10 CR है, राइट। तो आप 18-19 में ही अप्लाई करेंगे कि हमें 19-20 में कंपोजिशन स्कीम चाहिए। अप्लाई करेंगे 19-20 में ही फॉर कंपोजिशन स्कीम, और जब 19-20 स्टार्ट होगा तो इसके बिगिनिंग में ही, मतलब कि 1 अप्रैल को आपको कंपोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। फर्क समझो। रूल नंबर 3, जब आप पहली बार रजिस्टर हो रहे हो तो आपको अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं देना है। आप जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालोगे वहीं आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम पहली बार रजिस्टर हो रहे हो तो तुम एज अ कंपोजिशन स्कीम अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। भाई ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर पहली बार रजिस्टर हो रहा हूं तो मेरा जो टर्नओवर है वो
स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड नहीं किया होगा, तो मुझे ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप चाहो तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो जाओ। तो जैसे ही मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा तो वही दिन माना जाएगा कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम दिया गया है। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब अगर आप पहले से रजिस्टर हो और अब आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, तो मान लीजिए आप 18-19 में नॉर्मल स्कीम में थे और 18-19 में आपको दिख रहा है कि मेरा टर्नओवर 1.10 CR एक्सीड नहीं करेगा, तो आप 18-19 में ही क्या करेंगे, कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे कि मुझे 2019-20 में कंपोजिशन स्कीम चाहिए। तो गवर्नमेंट तुम्हें कंपोजिशन दे देगी 19-20 में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 19 को तुम कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे। और जैसे ही तुम कंपोजिशन स्कीम में आओगे, तुम्हें यहां से 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर अपना आईटीसी रिवर्स करना है। ध्यान है, सेक्शन नंबर 18 पढ़ाया था मैंने आपको, नहीं हाँ सेक्शन नंबर 18 पढ़ाया था। सेक्शन नंबर 18 में मैंने आपको बताया था कि जब आप कंपोजिशन स्कीम से, जब आप नॉर्मल स्कीम से निकलकर कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, जब आप नॉर्मल स्कीम से निकल के कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, तो एक दिन पहले आपके पास जो स्टॉक में माल पड़ा होता है उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना होता है। तो जैसे ही आपको 1 अप्रैल 19 को आपको कंपोजिशन स्कीम मिली है, तो 31 मार्च को आपके पास जो स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है, 31 मार्च को जो स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है उसका क्रेडिट आपको रिवर्स करना है। और ये रिवर्सल आपको 90 डेज के अंदर करके स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पास फाइल कर देनी है। एज पर रूल नंबर 5, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। तो जो कंपोजिशन स्कीम है वो केवल और केवल जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। एज पर रूल नंबर 6, if turnover exceeds 1.50 CR, he will be shifted to the normal scheme with the immediate effect, and he will give the intimation in CMP 04 within the 7 days of exceeding the limit. Any person who is in the composition scheme may opt out of the scheme at any time and shall file an application in the CMP 04, and he will be shifted to the normal scheme with the immediate effect. He shall be required to submit ITC 01 for availing the ITC within 30 days from the date of withdrawal. Such withdrawal shall be applicable to all the places in the states or the UTs. क्या कहना चाह रहा है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, छोटी सी बात बोल रहा है आपसे। वो कह रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड करता है 1.50 CR का, तो तुम तुरंत इमीडिएटली तुम कहां आ जाओगे, इमीडिएटली तुम कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। और मैंने आपको क्या बताया था सेक्शन 18 में, जैसे ही तुम कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आते हो, तो ठीक एक दिन पहले 31 अक्टूबर को तुम्हारे पास जो स्टॉक में इनपुट्स हैं, इनपुट्स इन WIP हैं, इनपुट्स इन फिनिश गुड्स हैं, इनका तुम क्रेडिट ले पाओगे। और इनका क्रेडिट लेने के लिए 30 डेज के अंदर तुम्हें क्या करना है, गवर्नमेंट के पास एक स्टेटमेंट फाइल करनी है जिसमें तुमको बताना है कि तुम्हारे पास 31 अक्टूबर को कौन कौन सा स्टॉक में पड़ा हुआ है और कितना क्रेडिट तुम लेना चाहते हो। इसके बाद कहता है कि बीच में मान लो भाई तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ है, तुम्हारा मन कर रहा है कि कंपोजिशन स्कीम से निकल के नॉर्मल स्कीम में आ जाते हैं। मन क्यों कर रहा है? हो सकता है कि तुम ई कॉमर्स के पास लिस्ट होना चाहते हो सकता है कि तुम इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हो। मतलब अभी तुम्हारा टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं किया है, लेकिन तुम्हें लगता है कि यार कंपोजिशन स्कीम में नुकसान हो रहा है, नॉर्मल स्कीम में फायदा है, और तुम अपनी मर्जी से कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हो, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर वही है, CMP 04 आपको फिल करना पड़ेगा, और जिस दिन तुम कंपोजिशन स्कीम छोड़ोगे उसके ठीक एक दिन पहले जो स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है उसका तुम क्रेडिट ले पाओगे। ऐसा करने के लिए तुम्हें 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा, राइट। ये वाला पॉइंट जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें और कुछ है नहीं, वही एग्जाम सप्लाई वाली बात हो रही है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। अभी तक मैंने जो बातें करी यहां तक आपको कोई डाउट है?
सेक्शन 10 में 2 एक्सप्लेनेशंस इंसर्ट हुए हैं और ये दोनों एक्सप्लेनेशंस कुछ खास है नहीं, पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेनेशंस कहनी क्या चाहती है। 2018-19 में 1 मई 18 को मिस्टर राम ने अपना बिजनेस कमेंस किया, ठीक है, और 1 अक्टूबर 18 आते आते इनका जो टर्नओवर था वो 40 लाख टच कर गया और इन्होंने 1 अक्टूबर 18 को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहां कहीं उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी हो गया। 10 अक्टूबर को इनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, राइट। 31 मार्च आते आते इनका जो टर्नओवर था, ये मैं इस पीरियड का टर्नओवर 40 लाख का था और 1 अक्टूबर 18 से 31 मार्च 19 तक इनका टर्नओवर 60 लाख और हो गया। बात समझा? 1 मई से 1 अक्टूबर तक इनका टर्नओवर 40 लाख था और 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स टिल 31 मार्च इन्होंने 60 लाख का और टर्नओवर कर लिया। आपको यह बताना है 2019-20 में कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इनका टर्नओवर कितना है। आपको यह बताना है कि कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इनका टर्नओवर कितना है। तो एक्ट कहता है, एक्सप्लेनेशन आई है, वो एक्सप्लेनेशन कहती है कि जिस यहां से 1 अप्रैल से, हालांकि हमारा 1 अप्रैल को तो बिजनेस खड़ा ही नहीं हुआ था, एक्सप्लेनेशन कहती है कि 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन तुम लायबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन तुम लायबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, इस बीच में जो तुमने टर्नओवर किया है उसे हम एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाएंगे। यानी कि जो टर्नओवर है मिस्टर राम का वो 60 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद और 40 लाख रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी कि जो टोटल टर्नओवर है वो 100 लाख रुपए का है, मतलब कि 150 लाख से कम है, यानी कि ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये पहला एक्सप्लेनेशन है, जरूरत नहीं थी, बस समझने की बात इतनी है कि अगर तुम 19-20 की एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो और 18-19 का जब टर्नओवर निकाला जाएगा, जितने पीरियड तक तुम रजिस्टर्ड नहीं थे वो वाला टर्नओवर तो लेना ही है और जो टर्नओवर रजिस्टर्ड होने के बाद है वो भी लेना है। मतलब कि दोनों टर्नओवर, रजिस्टर्ड रहते हुए और अनरजिस्टर्ड रहते हुए, दोनों टर्नओवर्स को इंक्लूड किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर डिसाइड करने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 थी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। 2019-20 आपने इसी साल काम करना स्टार्ट किया। 2019-20 आपने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस कमेंस किया, ठीक है ना। माता रानी की इतनी कृपा हुई आपके ऊपर कि 31 जुलाई आते आते आपका जो टर्नओवर था
वो 40 लाख टच हो गया और आपने 31 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। और जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो आपने कंपोजिशन स्कीम वाले कॉलम पे टिक कर दिया कि भैया मेरे को कंपोजिशन स्कीम दो, मेरा टर्नओवर अभी 150 लाख एक्सीड होने वाला नहीं है। राइट, आपने कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किया और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, मान लेते हैं 5 अगस्त को। 5 अगस्त को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ। तो अभी अभी अपन ने रूल 3 पढ़ा था। रूल 3 कहता है कि आपका कंपोजिशन स्कीम कब से इफेक्टिव है। रूल 3 कहता है कि आपकी जो कंपोजिशन स्कीम है वो इफेक्टिव हो गई है जिस दिन तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, यानी कि 31 जुलाई को। यहां तक बात समझ में आया? मतलब जब तुमने 40 लाख के लिए अप्लाई किया था, 31 जुलाई से तुम रजिस्ट्रेशन के लिए कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ गए हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 31 जुलाई ऑनवर्ड्स, यहां पर 31 मार्च 20, यहां पर जो तुम्हारा टर्नओवर था 31 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद जो तुम्हारा टर्नओवर था वो 60 लाख रुपीस का था। अब आपको यह बताना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ कितनी आएगी। क्या आपका टैक्स 60 लाख पे लगेगा कि आपका टैक्स 60 लाख प्लस 40 लाख पे लगेगा? आपको बताना है क्या आपका टैक्स 60 लाख पे लगेगा, क्या आपका टैक्स 60 और 40 दोनों पे एप्लीकेबल होगा। तो एक्ट कहता है कि जब तुम करंट ईयर में रजिस्टर हो रहे हो और करंट ईयर में ही तुम कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो, तो जितने पीरियड तक तुम अनरजिस्टर्ड थे, जितने पीरियड तक तुम अनरजिस्टर्ड थे, उतने पीरियड के टर्नओवर पे कंपोजिशन रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि कंपोजिशन रेट जो एप्लीकेबल होगा बच्चे, वो एप्लीकेबल होगा 60 लाख का 1%, यानी कि 60,000 रुपीज। बात समझ में आया? 2 एक्सप्लेनेशंस आई। पहली एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर तुम 18-19 में रजिस्टर हुए हो और 19-20 में कंपोजिशन मांग रहे हो, तो 19-20 में कंपोजिशन की एलिजिबिलिटी के लिए हम अनरजिस्टर्ड वाले पीरियड का टर्नओवर भी लेंगे और रजिस्टर्ड पीरियड वाला टर्नओवर भी लेंगे और उसके बाद तुम्हारी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। राइट। और अगर तुम करंट ईयर में ही रजिस्टर्ड हो रहे हो, करंट ईयर में ही रजिस्टर्ड हो रहे हो और करंट ईयर में ही कंपोजिशन स्कीम की डिमांड कर रहे हो, तो तुम्हारा जो कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर है, जो कंपोजिशन में आएगा, जिसके ऊपर कंपोजिशन रेट लगेगा, वो तुम्हारे रजिस्टर्ड पीरियड वाले का होगा। अनरजिस्टर्ड पीरियड के ऊपर हम तुमसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब यहां जो इस 40 लाख की तुमने सप्लाई करी है, इसके ऊपर तुम्हें कोई भी जीएसटी नहीं देनी है। तुम्हें इस 60 लाख रुपए के ऊपर जो तुमने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करी है, इसके ऊपर तुम्हें 1% से जीएसटी पे करना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है वो आपके जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट इशू करी है लिस्ट, उसके अंदर मेंशन नहीं है। तो अगर उसमें मेंशन नहीं है तो चांसेस बहुत कम है कि पूछे, लेकिन ये अमेंडेड था तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों एक्सप्लेनेशंस बता दिए। राइट। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ूं। अभी जब मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपसे कहा कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है, ये केवल जो गुड्स सप्लाई करते हैं उनके लिए है और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं उनके लिए है। इसके साथ साथ तुम कुछ स्पेसिफाइड रेट पे सर्विस दे सकते हो। स्पेसिफाइड रेट से अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। रेट की जगह पे लिमिट लिख देते हैं। आप अदर सर्विसेज स्पेसिफाइड लिमिट तक प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब कि अगर आप केवल सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर आप केवल सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सेक्शन नंबर 10 आपके लिए नहीं है। मतलब आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती है। अगर आप केवल और केवल सर्विसेज देते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। मतलब मैं
अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूं, केवल मेरा मेन बिजनेस ही यही है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम के दरवाजे बंद है, नहीं मिल पाएगी, सॉरी, भूल जाओ। तो अब पहले जो हमारा सर्विस टैक्स हुआ करता था उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपोजिशन स्कीम दिया जाता था। तो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो जीएसटी से हो गए नाराज। वो कहते हैं जाओ हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम बहुत गंदे हो, तुम केवल गुड्स के लिए ही काम कर रहे हो, केवल उनको ही चाहते हो, हमारा तो तुम्हें ध्यान ही नहीं है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर को बनाता है। और पहले क्या किया गया, पहले क्या किया गया, एक नोटिफिकेशन लाया गया 19/2019। ये नोटिफिकेशन लाया गया। इस नोटिफिकेशन ने परमिट किया कि आप लोअर रेट से टैक्सेस पे कर सकते हो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। आप लोअर रेट से टैक्सेस पे कर सकते हो अगर आप केवल सर्विस प्रोवाइडर हो तो, अगर आप केवल सर्विस प्रोवाइडर हो तो। और आगे चल के इसी नोटिफिकेशन को सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया और अब यह बन चुका है सेक्शन नंबर 10(2)(a। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2(a). सेक्शन 10(2)(a) क्या कहता है यह समझते हैं। सर सेक्शन 10(2)(a) वही सारी बातें करता है जो आपका कंपोजिशन स्कीम करता है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये केवल सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है। सेक्शन 10(2)(a) स्पेसिफिकली किसके लिए है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए। सेक्शन 10 किसके लिए हो गया, सेक्शन 10 गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए हो गया। और जो लोग उधर नहीं आते हैं वो लोग सेक्शन 10(2)(a) के अंदर आके प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना टैक्सेस को पे कर सकते हैं। This section provides an option to a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to rupees 50 lakh and who is not eligible to pay tax under subsection 1 to pay tax at the rate of 3%, effective rate is 6% on the first supplies of goods or services to up to an aggregate turnover of rupees 50 lakh made on or after the 1st April in a financial year subject to the specified conditions। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है बाबू अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो और तुम्हारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर अप टू 50 लाख है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम चाहो, करंट फाइनेंशियल ईयर में चाहो तो तुम ऑप्ट कर सकते हो सेक्शन 10(2)(a) को। और अगर तुम सेक्शन 10(2)(a) को ऑप्ट करते हो तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा 6% तक। 6% का मतलब यह हुआ कि CGST 3% देना पड़ेगा और SGST भी 3% देना पड़ेगा। और ये 6% कब तक एप्लीकेबल होगा, सर ये 6% एप्लीकेबल होगा जब तक तुम्हारा करंट ईयर में टर्नओवर एप्लीकेबल होगा, जब तक तुम्हारा करंट ईयर में टर्नओवर 50 लाख नहीं हो जाता। जैसे ही करंट ईयर में टर्नओवर 50 लाख से बाहर निकलेगा तो अब फिर 6% नहीं, फिर नॉर्मल रेट से एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लेते हैं हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा जो टर्नओवर था वो था 40 लाख रुपीस का और करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टोटल टर्नओवर है, करंट फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर है 70 लाख। 70 लाख में से 50 लाख हमने अचीव किया था 10 अक्टूबर 19 को और बाकी के 20 लाख हमने अचीव करे हैं ऑन और आफ्टर 10 अक्टूबर 19। मतलब 10 अक्टूबर तक हमारा टर्नओवर 50 लाख टच कर गया था करंट ईयर में। तो कह रहा है कि जो ये 50 लाख रुपए का टर्नओवर है, ये जो 50 लाख रुपए का टर्नओवर है इस पे तो 6% से टैक्स लिया जाएगा और बचे हुए 20 लाख पे नॉर्मल रेट से टैक्स लिया जाएगा। जनरली ज्यादातर सर्विसेज जो हैं वो 18% में कवर हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी ये सर्विस भी 18% में ही कवर है। तो आपका जो 20 लाख का टर्नओवर होगा उस पे 18% से टैक्स लगेगा,
और आपका 50 लाख तक 6% एप्लीकेबल होगा। जैसे कंपोजिशन स्कीम में हो रहा था कि करंट ईयर में जब तक टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं होगा तब तक कंपोजिशन रहेगी, जैसे ही 1.5 करोड़ एक्सीड होगा कंपोजिशन स्कीम चली जाएगी। सेम वही फंडा यहां पर है कि भाई लास्ट ईयर में अगर आपके पास टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप करंट ईयर में प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकते हैं, और करंट ईयर में प्रिजम्पटिव स्कीम आपके पास कब तक रहेगी, जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख टच नहीं हो जाता। जैसे ही करंट ईयर में आपका टर्नओवर 50 लाख एक्सीड करेगा, आपको प्रिजम्पटिव स्कीम से बाहर निकाल के नॉर्मल स्कीम में डाल दिया जाएगा। 50 लाख तक के टर्नओवर पे आपसे प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स लिया जाएगा, और 50 लाख के बाद जो आपका टर्नओवर है उस पे आपसे नॉर्मल रेट से टैक्स लिया जाएगा। कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। कंडीशंस क्या है? Registered person is not engaged in making any supply which is not leviable to tax under the said act। वही चीज कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, आप वो वाली सप्लाई ना कर रहे हो। Not engaged in making any interstate outward supply, सेम जो कंपोजिशन स्कीम में पड़ी थी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलती है, सर कंपोजिशन स्कीम भी नहीं मिलती थी। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप अगर सप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं मिलेगी, कंपोजिशन भी नहीं मिलती थी। आप एंगेज्ड नहीं हो नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई में, मतलब आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, इसको में आप डील नहीं कर रहे हो। रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑन द सप्लाई, सेम कंपोजिशन स्कीम के जैसे कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, और बिल ऑफ सप्लाई पे आप क्या लिखोगे? बिल ऑफ सप्लाई पे लिखोगे कि आपने, यहां पे मैंने नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, इसको आप काट दो, नोटिफिकेशन नंबर नहीं लिखना है आपको यहां पर लिखना है कि हम वो पर्सन हैं जो सेक्शन 10(2)A में रजिस्टर है और हम एलिजिबल नहीं है आपसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे आप कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर क्या लिखते थे कि आप कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हो, एलिजिबल नहीं हो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वैसे ही आप यहां पे लिखोगे कि आपने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है और आप एलिजिबल नहीं हो टैक्स कलेक्ट करने के लिए। मतलब बाकी सारी बातें सेम एज इट इज है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ की नहीं है, वो लिमिट कितने रुपए की है? सर वो लिमिट यहां पर 50 लाख रुपीस की है। सिर्फ इतना सा फर्क है और बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑफिसेस हैं तो हर एक ऑफिस में, हर एक स्टेट में आपकी ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। आपको अपना आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब आप नॉर्मल स्कीम से अगर प्रिजम्पटिव स्कीम में आते हो तो सेक्शन 18(5) के तहत, 18(4) के तहत आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जो आपको सिखाया था। ठीक है। अब जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया है लोन इशू करके, डिपॉजिट इशू करके, एडवांसेस को इशू करके। टैक्स ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) एट द नॉर्मल एप्लीकेबल रेट। तो अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है किसी इनवर्ट सप्लाई पे, उस पे कंपोजिशन रेट नहीं लगता है, उस पे हमेशा आपको नॉर्मल रेट से ही टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब क्या है इसका? सर ये इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो कंपोजिशन स्कीम का रेट है, ये कंपोजिशन स्कीम का रेट एप्लीकेबल होता है ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। ये रेट एप्लीकेबल होता है ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, राइट। तो अगर आपने, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है या फिर इन्होंने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है, कुछ भी, राइट, और इन्होंने गुड्स परचेज करे, इन्होंने इनपुट्स खरीदे। अब ये जो इनपुट्स ये परचेज करेंगे, इस पे हमेशा नॉर्मल रेट ही एप्लीकेबल होगा, और ये जो आउटपुट सप्लाई करेंगे, इस आउटपुट पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इस आउटपुट पे कंपोजिशन रेट एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? तो अब जो आपने इनपुट्स खरीदे हैं उस पे चाहे एफसीएम लगता हो चाहे आरसीएम लगता हो, इनपुट्स पे आपको नॉर्मल रेट से ही गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ये जो कंपोजिशन रेट है वो आपकी आउटपुट सप्लाई पे लगता है, आपकी इनपुट सप्लाई पे नहीं लगता है। इनपुट सप्लाई पे हमेशा नॉर्मल रेट से ही टैक्स चार्ज किया जाएगा आपसे, लेकिन जो सप्लाई आप करोगे आप उस पे कंपोजिशन रेट से टैक्स पे कर सकते हो। बोलो भाई, यहां तक जो मैंने बातें करी आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए मिस्टर एक्स है, इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी हुई है,
ऑप्टेड है कंपोजिशन स्कीम या फिर प्रिजम्पटिव स्कीम, कुछ भी कह लो। इन्होंने कंपोजिशन स्कीम या फिर प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है। इन्होंने गुड्स परचेज किए ₹1 लाख के, जो कि कवर्ड थे अंडर आरसीएम। रेट एप्लीकेबल था 12%। इन्होंने आउटपुट सप्लाई करी, मान लीजिए 30 लाख रुपए की, और इस पे जो रेट एप्लीकेबल है कंपोजिशन वाला 1%। अब आपको यह बताना है कि इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। एफसीएम में 30 लाख, ये आउटपुट की बात कर रहा हूं, आउटपुट एफसीएम में 30 लाख पे 1% के हिसाब से ये टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। और इनपुट्स जो इन्होंने परचेज करे थे आरसीएम में 1 लाख रुपए के, उस पे ये 12% से गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, 12,000। मतलब कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो इनपुट्स पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ये जो माल आपने खरीदा है, अगर ये आरसीएम में कवर है तो वो आरसीएम का रेट नॉर्मल ही एप्लीकेबल होगा आप पे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। कंपोजिशन स्कीम जो लोअर रेट से टैक्स लगाती है वो आपकी इनपुट्स पे नहीं लगाती है, आपकी आउटपुट्स पे लगाती है। तो जो आपने माल बेचा है वो तो कंपोजिशन स्कीम में आएगा, उस पे तो 1% लगेगा, लेकिन तुमने जो माल खरीदा है वो कंपोजिशन में नहीं आएगा, वो तो तुम्हें नॉर्मल रेट से ही पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई? भले तुम आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं होता है कि तुमसे हम कंपोजिशन वाला रेट ले लें। अगर ये आरसीएम में ना होती, एफसीएम में होती, तो तुम सप्लायर को 12% का टैक्स देकर आते कि ना आते? आते। तो वैसे ही आप हमें 12% से टैक्स पे करिए। कुल मिला के क्रक्स ये निकलता है मेरे बच्चे कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है, ये कंपोजिशन स्कीम आपकी आउटवर्ड सप्लाईज पे लगती है, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं लगती है। अगर कोई इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में कवर है जिसमें आपको आरसीएम के तहत टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो टैक्स आप नॉर्मल रेट से ही पे करेंगे। आप ये स्टैंड नहीं ले सकते कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो आप आरसीएम वाला टैक्स भी कंपोजिशन रेट से देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कंपोजिशन ली है तो आपकी आउटवर्ड कंपोजिशन रेट पे आती है, इनवर्ड्स आपकी नॉर्मल रेट पर ही रहती है। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।